जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अब शुरू करने लगी हूँ एक जिसके लिए किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी कि बच्चों में वर्म्स के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताऊँ। एक्चुअली ये बहुत उस तरह कहना तो आसान है कि हाँ जी, वर्म इन्फेस्टेशंस मुख्तलिफ़ किस्म के वर्म्स होते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की मैनिफेस्टेशंस होती हैं। तो जो थोड़ा लंबा जिसका है वो मैं एक एक करके बता दूंगी, और जहाँ ज़रा थोड़ा मवाद है बताने वाला तो वो मैं एक दो वर्म्स का आपको इकट्ठा बता दूंगी। हो सकता है ये 2 में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 3 में ख़त्म हो जाए, तो जिसकी जो प्रॉब्लम हो वो उसके हिसाब से फिर अपना देख लें। तो आज जिस वर्म के बारे में मैं बात करूँगी वो है उसको लेमन टर्म में उसको पिन वर्म कहते हैं। ठीक है, पिन वर्म्स के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, ऐसे वाइट कलर का कीड़ा होता है। और इसके साथ जो एक बहुत मसला जो होता है, इसके साथ ये एनल एरिया में और वल्वल एरिया में जो लड़कियों में जैसे वो पेशाब करने वाली जगह होती है, ये इस सारे एरिया में रात के वक्त में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। वो होती क्यों है? क्योंकि ये जो वर्म है, इसका जो फीमेल फॉर्म है, ये रात के वक्त बाहर निकलता है, फिर वहाँ पे वो अंडे भी देती हैं, और ज़ाहिर है वो जब मूव करते हैं और उस एरिया में, तो उसके साथ फिर इचिंग होना शुरू हो जाती है। और यहीं से इस वर्म की सारी कहानी भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो क्या क्या है? एक तो ये कि ये ह्यूमंस में ही होता है, ये नहीं होता कि ये किसी जानवर से या कहीं और से आपको लग जाता है, ये ह्यूमंस से ही होता है। और इसमें जो रूट ऑफ इन्फेक्शन होता है, यूजुअली जो जैसे वो रात के वक्त वो फीमेल वर्म बाहर निकली, उसने स्किन पे अंडे दे दिए, वो कपड़ों से भी सॉइलिंग हो सकती है, अगर बिस्तर पे कपड़ों पे चला जाए या खिलौनों पे चला जाए, वहाँ से भी इन्फेक्ट वो अंडे जा सकते हैं। और यूजुअली जाते हैं वो हाथ के ज़रिए, हाथ और नाखून। जैसे ख़ारिश हुई बहुत ज़्यादा, ख़ारिश की, अब वो वहाँ से ख़ारिश की, वो अंडे जो नीचे स्किन के ऊपर थे यूजुअली नाखूनों के नीचे चले जाते हैं, और वही हाथ अगर मुंह के अंदर गया तो वहाँ से इन्फेक्शन बार बार। इसीलिए इसमें इसका एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको ऑटो इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब इंसान, वो बच्चा अपने आप को बार बार इन्फेक्शन खुद ही देता रहता है। ये कुछ हैबिट्स के साथ भी एसोसिएटेड होता है, उसके साथ में उसके लिए मैं आप आगे बात करती हूँ। इसे बच्चों का ही मसला है, लेकिन ये एडल्ट्स में भी हो जाता है। स्पेशली वो जो उन बच्चों की देखभाल कर रहे हों जिन बच्चों में ये पिन वर्म का मसला है, वो बच्चे अगर एडल्ट्स के साथ ही सोते हैं, कुछ इत्तफाकन उनका हाथ कहीं लग गया, बड़ों का भी, या बच्चे के कपड़ों से, उसके खिलौनों से, कहीं से भी वो इन्फेक्शन एडल्ट्स में भी ट्रांसमिट हो सकती है। अब ये भी थोड़ा सा लड़कों में मसला, रिलेटिवली ये भी लड़कियों के मुकाबले में रिलेटिवली, ज़रूरी नहीं है कोई, और इसकी कोई रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, नहीं कि ये गोरों में ज़्यादा होता है तो कालों में, मतलब स्किन कलर का इसके साथ कोई, या कोई किसी रेस का इसके साथ कोई वो ताल्लुक़ नहीं, बस ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस ही इसके होस्ट हैं, ह्यूमंस ही इसके रिजर्वॉयर होते हैं, और अपने आप को ही बार बार इन्फेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑटो इन्फेक्शन इसका सबसे बड़ा मसला होता है। और जहाँ पे आप क्राउडिंग ज़्यादा होती है, जहाँ पे वो है बहुत ज़्यादा लोग थोड़ी जगह में रहते हैं, वहाँ पे होने का ख़तरा बढ़ जाता है। और फिर इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है जब थोड़ी कुछ बैड हैबिट्स जैसे थंब सकिंग है या नेल बाइटिंग है, उसके साथ इस प्रॉब्लम का इंसिडेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जिन बच्चों में ये नेल बाइटिंग की और थंब सकिंग की हैबिट है, और उसमें अगर साथ में ये कंप्लेंट आती है कि जी इसको पोटी वाली जगह पे ख़ारिश होती है, या इसको रात के वक्त में इसको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, अक्सर लोग शर्माते हैं ये बताते हुए कि हाँ जी इचिंग होती है, तो कहाँ इचिंग होती है? अगर आप अपनी कंप्लेंट को ठीक से बताएंगे तो फिर डॉक्टर आपको मशवरा भी ठीक से देगा। ठीक है, तो इसमें इसके बारे में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि कुछ हैबिट्स के साथ इस वर्म की इन्फेस्टेशन का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, जैसे नेल बाइटिंग है, थंब सकिंग है।
जहाँ क्राउडेड लिविंग कंडीशंस है वहाँ पे इसका इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये कि इंसान या ये बच्चे जो हैं जिनमें ये मसला होता है वो अपने आप को बार बार इन्फेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका रूट ही ऐसे होता है ना, ओरल फीकल, बाहर निकला हाथ ख़राब हुए, वही ख़राब हाथ मुंह में डाले, वहाँ से बार बार इन्फेक्शन होता रहा। ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाएगी तो फिर इसको थोड़ा सा मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये तो आपको समझ आ गई ना कि ये हाथों से हो सकता है या जो कपड़े और टॉयज़ वगैरह हैं जिन पे अंडे लग गए, क्योंकि एक बात याद रखिए कि इनके ये जो अंडे निकलते हैं बाहर इन वर्म्स के, ये अब 3 हफ्ते तक अगर मतलब कोई बहुत एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इस किस्म का मौसम नहीं है कि जिसमें वो अंडे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो वो 3 हफ्ते तक इन्फेक्टिव रहते हैं। मतलब अगर किसी खिलौने पे गया, आपका हाथ लगा, कोई 10 दिन पहले हुआ था, वो फिर भी 10 दिन पहले की जो उस वहाँ पे कंटेमिनेशन हुई है वो फिर भी आपको इन्फेक्शन कन्वे कर देगी। तो इसलिए सफाई का उसमें आ जाता है रोल। और इसमें एक और बात याद रखिए कि इसमें सैनिटरी कंडीशंस का इस इन्फेक्शन के साथ होने का कोई, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ये कहे कि हाँ जी बैड सैनिटरी कंडीशंस में ये वाली इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हैबिट्स से ज़्यादा एसोसिएटेड है। और मैंने बताया कि रात के वक्त तक इचिंग इसकी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह भी आपको मैंने बता दी कि रात के वक्त में इसका वो जो फीमेल वर्म है वो बाहर निकलता है और फिर वो एनल एरिया और वो उस जगह पे, और कई दफ़ा लड़कियों में आगे की तरफ भी जाके, तो वो वहाँ पे जब ज़ाहिर है वो मूव करता है स्किन पे, तो उस वक्त इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और उस वक्त भी वो कोई ये नहीं होता कि वो 2-3 अंडे देते हैं, वो हज़ारों की तादाद में। ये याद रखिए कि एक फ़ीमेल वर्म, ज़ाहिर है छोटे छोटे होते हैं और अंडे भी उनके बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो एक वक्त में हज़ारों की तादाद में वो फीमेल वर्म अंडे देती है, ठीक। और उसकी वो वर्म के मूव होने की वजह से, चूँकि ख़ारिश होती है, जब ख़ारिश होती है तो वो फिर अक्सर यही होता है कि वो हाथों पे, नाखूनों के नीचे वो अंडे घुस जाते हैं और फिर वो एक सोर्स ऑफ दोबारा से इन्फेक्शन होने का सोर्स वो बन जाते हैं। अब इसकी वजह से जब ये जो वर्म इन्फेस्टेशन होती है, इसको आप रिकग्नाइज़ कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इसका बहुत टिपिकल सिम्टम है कि इसमें आप ये पोटी वाले एरिया के गिर्द, बच्चियों में, लड़कियों में ख़ास तौर पे यूरिन करने वाली जगह के गिर्द बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। और ये ख़ारिश दिन में इतनी नहीं, रात के वक्त में बहुत ज़्यादा होती है, और कई दफ़ा तो बहुत इतनी इंटेंस होती है जिसकी वजह से फिर बच्चों की नींद भी ख़राब होने लग जाती है। तो अब ये देखिए ना कि अगर नींद ख़राब हो रही है, ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके साथ फिर ज़ाहिर है मिजाज में चिड़चिड़ापन भी आने लग जाता है। और फिर ज़ाहिर है इसके साथ एसोसिएटेड मिजाज में चिड़चिड़ापन है, पूरी स्कूल परफॉर्मेंस भी हो सकती है, खाने पीने में तंग करने लग सकते हैं बच्चे, पेट में दर्द, क्योंकि ये रहता जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वहाँ पे इकट्ठे अक्सर ये वाले जो वर्म्स हैं ये वहाँ ज़्यादा रहते हैं। और इसके साथ कभी कभी अगर ये बहुत इकट्ठे होकर अपेंडिक्स में चले जाएं तो अपेंडिसाइटिस वगैरह होने का ख़तरा भी होता है। उसके अलावा ये वर्म्स चूँकि बाहर निकलते हैं, माइग्रेट करते हैं, और लड़कियों में कभी कभी ये होता है कि उनका जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है ये वहाँ पे भी माइग्रेट करके बाहर निकले और दोबारा अंदर भी इसका जाने का ख़तरा होता है। और वहाँ पे भी उसकी ये जो जेनिटल ट्रैक्ट है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उसकी भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाने का ख़तरा होता है। इसीलिए इन वर्म्स के साथ कभी कभी खुदा न खासा जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें उससे एक कॉम्प्लिकेशन से पहले एक मसला और जो इनके साथ एसोसिएटेड होता है वो ये कि जब इचिंग जब इतनी बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा इचिंग करने की वजह से कई दफ़ा वो स्किन में स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, और फिर वो स्क्रैच स्किन जो होती है वहाँ पे इन्फेक्शन होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। सो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है ये इसके साथ अगर इसको प्रॉपर्ली आप ट्रीट ना करें तो ये इसके साथ एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। और ये बच्चे जिनमें कि ये वाली वर्म इन्फेस्टेशन होती है, इसमें
जो कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ एसोसिएटेड है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चूँकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे अपेंडिक्स वाले एरिया के पास भी अक्सर इकट्ठे हुए होते हैं, तो इसमें अपेंडिसाइटिस होने का ख़तरा होता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। कई बच्चियों में जिनमें कि ये वल्वल प्रूराइटिस हो रहा होता है, उनमें फिर ये वल्वल डिस्चार्ज साथ में होने लग जाता है। वो माएँ अक्सर कि हाँ जी नहीं, बच्ची को तो इस उम्र में लिकोरिया होने लग गया है। जब आप अगर डिटेल में हिस्ट्री में जाएँ तो फिर कई दफ़ा पता चलेगा कि मसला जो है वो ये शायद इन वर्म्स की वजह से हो रहा है बच्चे को। अब इसको आपने डायग्नोज कैसे करना है? एक तो हिस्ट्री, जब आप हिस्ट्री आपको पता कैसे चलेगा? तो आप डॉक्टर के पास जब अपने बच्चे को लेके जाएं तो उसको ये तफसील सारी बतानी है ना कि हाँ जी किस तरह ज़्यादा ख़ारिश होती है, रात के वक्त होती है, बच्चे की अगर कोई बैड हैबिट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा थंब सकिंग की है या नेल बाइटिंग की है, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताने की ज़रूरत है। फैमिली में अगर ये ज़ाहिर है ज़्यादा क्लोज़ लोग रहते हैं तो फिर कई दफ़ा ये फैमिली क्लस्टर्स में भी बहुत सारे एक घर में एक से ज़्यादा लोगों को भी ये वाला मसला हो सकता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपने तफसील से ये सारी बात उनको बतानी होगी। अब इसको आपने मैनेज कैसे करना है? डायग्नोसिस अगर आपने, हाँ मैनेजमेंट तो अब डायग्नोसिस कंफर्म करने, तो डायग्नोसिस के लिए एक तो ये कि आपने डिटेल में सारी हिस्ट्री बतानी। स्टूल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, उसमें वो उसके अगर वर्म के एग्स मिल जाएं। फिर कई दफ़ा ये होता है कि पेरेंट्स बताते हैं कि जी मैंने खुद वर्म ऐसे सफ़ेद छोटे छोटे कीड़े देखे हैं, तो अगर वो रिलायबल सोर्स से बता रहे हैं तो आप उनकी बात के ऊपर यकीन ज़रूर करते हैं। और आखिरी एक और तरीका होता है कि जैसे वो जो वाइट ट्रांसपेरेंट टेप होती है, आप वो जो एरिया जहाँ पे कि इचिंग वगैरह होती है, दो तीन दफ़ा या 2-3 रातों में आप यहाँ पे वो टेप लगाएं और फिर उस टेप को आप उतार के एग्जामिन करें। उसका वो लेबॉरेटरी में उनका अपना तरीका है, वो आपको बता देंगे कि कैसे करना है, तो आप इस तरीके से भी उसको कंफर्म करा सकते हैं। वैसे तो उसकी ये जो हिस्ट्री होती है ये काफ़ी टिपिकल होती है, आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। हिस्ट्री पे ही अक्सर डायग्नोसिस जो है वो काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाता है। अब इसको ट्रीट आपने कैसे करना है? एक तो ज़ाहिर है डॉक्टर आपको तफसील से बताएगा। जो इसमें बहुत बहुत ज़रूरी है वो ये कि बच्चे के जो नेल्स हैं उनको बिल्कुल ट्रिम करके रखना है। ऐसे नेल्स जिनके नीचे उनके अंडों के घुस जाने का ख़तरा होता है वो नहीं होने चाहिए। फिर कोशिश ये करें कि बच्चे की ये जो बैड हैबिट्स या जो बैड तो मतलब जो हैबिट पड़ जाती है, जैसे नेल बाइटिंग की हैबिट है या थंब सकिंग की हैबिट है, तो उसको मैनेज करने की कोशिश करें। और याद रखें कि इस किस्म की जो बच्चों की हैबिट्स होती हैं कुछ ज़रा आसानी से हो जाती हैं ख़त्म, कुछ ज़रा मुश्किल से होती हैं। और नेल बाइटिंग थोड़ा सा मुश्किल हैबिट है। बहरहाल एफ़र्ट आपको करनी होगी, उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाके मशवरा कीजिए कि जी मैं क्या, क्योंकि वजह करनी आपको जानने की ज़रूरत होगी कि बच्चा नेल बाइटिंग करता क्यों है। और नेल बाइटिंग के साथ ये अक्सर इस प्रॉब्लम की आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होती है। वजह उसकी मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि हाथों से मुंह में जाता है, और ज़ाहिर है जब नेल बाइटिंग मुंह में ही हो रही होती है ना, तो उधर से बार बार वो इन्फेक्शन जो है वो आप दवा दे भी देंगे, वो फिर अंदर चला जाएगा, कोई ना कोई एक अंडा भी अंदर चला गया तो वो मसला दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ऑटो इन्फेक्शन वाला जो साइकिल है वो एक्चुअली आपको ब्रेक करना होता है। सफाई का ध्यान रखें। कुछ जो ख़ारिश को रोकने वाली क्रीम्स होती हैं, एंटी प्रोरेटिक क्रीम्स होती हैं, आप रात के वक्त में वो अच्छी तरह से लगा सकते हैं। मैं साथ में पेरेंट्स को थोड़ा सा एक मशवरा और भी देती हूँ कि वो कॉटन के मिटन्स जो ऐसे ग्लव्स टाइप हैं वो पहनाते हैं बच्चे को रात के वक्त में, तो जाहिर है वो फिर ना नेल्स के नीचे जाएगा ना हाथों पे लगेगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप रोक सकते हैं। वो बच्चा फिर जाहिर है ग्लव्स के साथ तो मुंह के अंदर हाथ नहीं डालेगा। फिर तीसरी चीज़ जो है कि सुबह, चूँकि रात के वक्त में ही होता है, सुबह उठते ही अगर नहला दें बच्चे को तो भी उसमें ये कि वॉश आउट हो जाते हैं और इन्फेक्शन होने का इंसिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, फिर इसमें जो मैंने इसके जैसे बताया ना कि पेरेंट्स की परसेप्शन कई दफ़ा इन चीज़ों के बारे में
थोड़ी सी वो फॉल्टी भी हो जाती है। कि जैसे हमारे तो नहीं, लेकिन वेस्ट में ये बड़ा है कि जी ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है शायद, जो बच्चे को उस एरिया में खारिश हो रही है, या ये खुदा न खास्ता कोई बच्चे के साथ कोई अब्यूज़ का मसला हुआ है, किसी ने बच्चे के साथ कोई छेड़खानी की है, ये तो जिसकी वजह से उसे खारिश होती है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह सब बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे। लेकिन डिटेल्ड हिस्ट्री बहरहाल आपने डॉक्टर को ज़रूर बतानी है, और उससे वो आपको हेल्प करने के काबिल होंगे जब उनको डिटेल में सारी बात मालूम होगी। अच्छा, फिर जैसे मैंने ये बताया कि इनके अंडे जो हैं वो मतलब कपड़ों पे, खिलौनों पे, ये फ़र्श पे भी, तो ये वहाँ पे काफ़ी देर तक ज़िंदा रह सकते हैं। इसलिए रेगुलरली जैसे वो बेचारा मारना कहते हैं, वेट मॉपिंग जो होती है फ़र्श की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फिर जो बेड जहाँ ये हिस्ट्री मिल जाती है, तो फिर जो बिस्तर वगैरह की चादरें हैं उनको गर्म पानी से, साबुन से अच्छी तरह से धोना, उससे भी आप ज़ाहिर है इन अंडों से निजात पा लेंगे। बार बार बता रही हूँ, नेल्स काट के रखें, और कोशिश यही करें कि बच्चा जो है ये थंब सकिंग और नेल बाइटिंग वाली हैबिट जो है उससे जान छुड़ा ले। क्योंकि ये अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो ये बार बार इन्फेक्शन होती रहती है। बड़ा डिस्करेजिंग भी हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि जी हमने तो दवाई दी। अब इसमें याद रखें कि दवाई, सिर्फ दवाई देना इस मसले का हल नहीं है, आपको ये बाकी सारे काम भी करने होंगे। ठीक है, इचिंग वाली क्रीम भी लगानी होगी, सफाई का भी ध्यान रखना होगा, नेल्स भी ट्रिम करके रखने हैं, सुबह उठ के नहला भी देना है, सब कपड़ों की सफाई का भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा कभी कभी कमबसम, लेकिन ये एफ़र्ट्स अगर रेगुलरली करें तो ख़त्म हो जाती है ये चीज़। अब दवाइयाँ इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ, वो डॉक्टर आप जब आप उनको जाके बताएंगे तो उसके हिसाब से, लेकिन कॉमन 1-2 ड्रग्स हैं, मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे यहाँ जो अवेलेबल हैं उसमें एक जेंटल है और एक वर्मॉक्स है। जेंटल एक ही दफ़ा देने के लिए होती है, और वर्मॉक्स जो है वो सुबह शाम 3 दिन देनी होती है। और इसमें रिकमेंडेड यही है कि एक दफ़ा जब आप दवा दें तो उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आप उसको दोबारा रिपीट करें। ठीक है, तो इसमें सफाई का ध्यान रखें। और इसमें इसको बहुत लटकाने, इसके लिए हेल्प लेने की, डॉक्टर के पास ले जाके मशवरा करने में देर मत करें। जितनी जल्दी आप इसको टैकल करेंगे, जितनी जल्दी इसको ट्रीट करेंगे, उतनी जल्दी आपका बच्चा जो है वो इस मसले से उसकी जान छूट जाएगी। और हो सकता है उसकी वजह से फिर किसी और को भी ना लगे, तो वो भी आपको एक सेकेंडरी प्रिवेंशन के तौर पे ये वाला काम भी करना है। ठीक है, ओके। इंशाल्लाह फिर जो बाकी वर्म्स हैं वो मैं एक एक करके आपके साथ फिर शेयर कर लूँगी उनका। अल्लाह हाफ़िज़।